बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और मौसम काफ़ी ख़राब था। ऐसे में शेखर और राम सिंह दोनों पसीने से तरबतर हो चुके थे। कारण थी सामने दिख रही वो लड़की, जिन्हें देखने के बाद इन दोनों को अपनी आंखों पे बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है भाई? सामने जो लड़की थी उसका चेहरा तो लड़की का था, लेकिन उसके हाथ किसी जानवर के थे, जो देखने में काफ़ी भयानक लग रही थी। राम सिंह और शेखर ने एक दूसरे को देखा। राम सिंह ने जीप को वापस मोड़ना चाहा, लेकिन जगह कम होने की वजह से वो जीप को मोड़ न सका। उसने निश्चय किया कि जहाँ तक हो सके हम बैक गियर में पीछे धीरे धीरे चलते हैं। शेखर ने सहमति जताई। राम सिंह ने बैक गियर लगा दिया और गाड़ी बैक करके धीरे धीरे पीछे की तरफ लेने लगे। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सामने दिखने वाली लड़की भी उन्हीं की स्पीड से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। शेखर और राम सिंह काफ़ी डर चुके थे। ये क्या बला है? ये मुसीबत तो कभी आज तक दिखी नहीं। ये सोचते हुए वो पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी राम सिंह को अचानक याद आया और उसने शेखर से पूछा। पीछे से एक रास्ता जाता है जो नदी के तल तक पहुंचता है। वहाँ पे एक छोटी सी पुलिया है जो लकड़ी की बनी हुई है। उससे होकर हम इस रास्ते को बाईपास कर सकते हैं। शेखर ने कहा, जैसा तुम उचित समझो, क्योंकि और कोई चारा भी तो नहीं है। राम सिंह थोड़ा पीछे आने के बाद उस रास्ते के समीप पहुंच गया और उसने उस रास्ते के ऊपर अपनी जीप को वापस डाल दिया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जब वो उस पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे उन्हें वो लड़की दिखाई दी थी, तो उन्होंने देखा कि जहाँ वो लड़की खड़ी थी उसके थोड़ा ही और आगे टर्निंग पॉइंट पे रोड पूरी तरह बारिश में बह चुकी थी। ये देखने के बाद राम सिंह और शेखर डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर वो लड़की नहीं रोकी होती तो हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट पर न दिखने के कारण और बारिश में हम उस टूटे हुए रोड पे ही गाड़ी चला देते और कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते। तो क्या वो लड़की हमें बचाने आई थी या फिर कोई और बात है? इसी को समझते हुए वो दोनों अपने रास्ते पे बढ़े जा रहे थे। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ी जा रही थी। रास्ता कच्चा था, फिर भी इतना चौड़ा तो था कि जीप को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। यूं धीरे धीरे चलते हुए वो नदी के तल तक पहुंच गए। नदी के तल पे पहुंचने के बाद राम सिंह ने देखा कि नदी तो काफ़ी उफान पे है और जो पानी है वो पुल के ऊपर से बह रहा है। लगता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद बारिश कम हो जाए और फिर पुल के ऊपर से पानी नीचे उतर जाए तो हम इस रास्ते को पार करके और वापस अपने उसी रोड पे आ जाएंगे जिस पर हमें जाना है। शेखर ने सहमति जताई और दोनों इंतज़ार करने लगे। काफ़ी बारिश होने की वजह से दोनों लगभग भीग ही चुके थे। काफ़ी ठंड भी बढ़ गई थी, तो शरीर में थोड़ा सा गर्मी लाने के लिए शेखर ने बियर की बोतल निकाली और उसने राम सिंह की तरफ बढ़ाया। दोनों धीरे धीरे बियर की सीप भरते हुए पुल से पानी उतरने का इंतज़ार करने लगे। हुआ कुछ यूँ था कि राम सिंह और शेखर दोनों हल्द्वानी शहर के रहने वाले थे। हल्द्वानी जो नैनीताल के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। शेखर का स्टोर था और राम सिंह उसका ड्राइवर था। शेखर हमेशा अपने जीप में रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे बिस्किट, टॉफ़ी, कॉफ़ी, चाय, ब्रेड वगैरह वगैरह भरता था और राम सिंह को साथ लेकर के
निकल पड़ता था पहाड़ियों के अंदर अपने उन छोटे छोटे दुकानदारों को डिलीवरी देने के लिए जो उसके नियमित ग्राहक थे। वो निकलते हुए भीमताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर तक कभी कभी चला जाता था और वापसी में सबसे अपने पैसे का हिसाब करते हुए वापस लौट आता था। यही उन दोनों की दिनचर्या थी। उस दिन धूप खिली हुई थी, मौसम काफ़ी सुहावना था। शेखर को उम्मीद थी कि आज काफ़ी अच्छा बिजनेस करेंगे, क्योंकि कई बार बारिश के मौसम में पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो जाते हैं और इन लोगों को आगे ना जा कर के पीछे लौटना पड़ता था। राम सिंह ने माल भरा, ड्राइविंग सीट पर बैठा और दोनों चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। पहाड़ियों में पहुंचकर अपने दुकानदारों को डिलीवरी देते हुए वो आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे कि अचानक शेखर को याद आया कि लगभग शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम भी धीरे धीरे काफ़ी ख़राब हो रहा है। उसने राम सिंह को इशारा किया कि जीप को वापस मोड़ लो, क्योंकि अगर मौसम में बारिश हो गई तो हम फंस सकते हैं। राम सिंह ने जीप को वापस मोड़ लिया। अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि अचानक ज़ोरदार बिजली कड़की और फिर बारिश शुरू हो गई। राम सिंह काफ़ी सावधानीपूर्वक गाड़ी चला रहा था जब वो मुक्तेश्वर और रामगढ़ के बीच के घने जंगलों से गुजर रहे थे कि अचानक राम सिंह ने एक जोरदार ब्रेक लिया और एक झटके के साथ जीप को रोक दी। शेखर ने पूछा, क्या हुआ राम सिंह, जीप क्यों रोकी? राम सिंह ने सामने की तरफ इशारा किया और फिर शेखर ने जो कुछ सामने देखा वो देखने के बाद उसके होश उड़ गए। कौन थी वो लड़की? क्या हुआ शेखर और राम सिंह के साथ? क्या वो दोनों वापस घर लौट पाए? ये सब जानने के लिए देखें मायाविनी का अगला एपिसोड। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राम सिंह और शेखर पूरी तरह से फंस चुके थे। पीछे जा नहीं सकते थे, आगे का रास्ता बंद था। बरसाती नदी पूरे उफान पर थी। पानी पुल के काफ़ी ऊपर से बह रहा था। दोनों को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या करें कि अचानक एक अजीब सी हंसी ने शेखर को चौंका दिया। शेखर और राम सिंह ने एक दूसरे को देखा। कहाँ से आ रही है आवाज़, और वो भी इतनी रात को, इतने बेअवान जंगल के बीच में। उन्होंने आंखें उठाकर देखी तो काफ़ी दूर पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें से हल्की सी रोशनी बाहर की तरफ झलक रही थी। शायद कोई सहारा मिल जाए इस भयानक तूफानी रात में, ऐसा सोचकर दोनों अपने जीप से नीचे उतरे और उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़े। पास पहुंचकर राम सिंह ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक बूढ़े ने खोली जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास थी। उसकी एक हाथ में डंडा था और कमर पूरी तरह से झुकी हुई थी। उसने अपने सर को उठाकर इन दोनों की तरफ देखा। जैसे ही उसने इन दोनों को देखा वो अचानक तनकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में एक बिजली सी चमक कूद गई। राम सिंह और शेखर ने इस बात को महसूस नहीं किया
ये व्यक्ति अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल झुका हुआ था और अचानक सीधा कैसे हो गया। कारण ये था कि वो बारिश में पूरी तरह भीगे हुए थे, ठंड भी लग रही थी और काफ़ी परेशानी की हालत में थे। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बूढ़े ने बोला। शेखर और राम सिंह अंदर आ चुके थे। बूढ़े ने दरवाज़ा बंद किया। बाबा, हम इस भयानक तूफ़ानी रात में फंस गए हैं। पुल पे पानी है, इसलिए हम उस पार नहीं जा पा रहे हैं। जब तक पानी नीचे उतरे तब तक आपकी कुटिया में थोड़ी सी हमें शरण चाहिए। जैसे ही पानी उतरेगा हम दोनों चले जाएंगे, शेखर ने बोला। कोई बात नहीं, हमारे पाहुन हो, पाहुन हो। जितनी देर चाहे रहो, जितनी देर चाहे रहो, बूढ़े ने कांपती हुई आवाज़ों में बोला। पहाड़ों में पाहुन का मतलब होता है मेहमान। राम सिंह और शेखर को थोड़ी सी राहत मिली कि चलो कम से कम ठंड से तो राहत मिली। वो दोनों काफ़ी भूखे हुए भी थे। शेखर ने संकोच करते हुए बोला, बाबा क्या थोड़ी चाय मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और उसने अंदर की तरफ आवाज़ लगाई, माया, बेटी माया। और अंदर से काफ़ी खूबसूरत नौजवान लड़की निकली। उसको देखते ही राम सिंह और शेखर के होश उड़ गए। इस भयानक जंगल में एक बूढ़े आदमी के साथ इतनी खूबसूरत लड़की। माया ने पूछा, क्या बात है बापू? बेटी, ये मेहमान हैं, इनके लिए नाश्ते की व्यवस्था करो। ठीक है, कहकर वो अंदर चली गई। शेखर शांत था, लेकिन राम सिंह कुछ सोच में पड़ गया, और उसका सोच में पड़ना भी जायज़ था, क्योंकि जो बाहर से झोपड़ी दिख रही थी वो अंदर से किसी महल की तरह थी। बड़े बड़े कमरे, महंगी महंगी पेंटिंग, खूबसूरत सोफ़े और बेड। ये सब देखकर राम सिंह को कुछ अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर में माया एक बड़ा सा ट्रे लेकर बाहर आई, जिसमें एक विदेशी शराब की बड़ी सी बोतल, 2 गिलास और चिकन के छोटे छोटे भुने हुए टुकड़े थे। अरे बाबा, मैंने तो सिर्फ आपसे चाय मांगी थी। नहीं नहीं, हमारे पाहुन हो, खाओ खाओ, बूढ़े ने बोला। शेखर खुश हो गया। राम सिंह और शेखर दोनों, ठंड तो लगी रही थी, शरीर में गर्मी लाने का अच्छा मौका था। उन लोगों ने चिकन के फ्राई टुकड़े खाने शुरू किए और शराब की बोतल खोली और इसकी ड्रिंक बनाई और उसे सिप करके लेना शुरू किया। राम सिंह बड़ी अजीब नज़रों से माया और उस बूढ़े आदमी को देख रहा था। उसका ध्यान खाने में कम, कुछ सोचने में ज़्यादा लगा हुआ था। मगर इसके विपरीत शेखर खाने में ज़्यादा रुचि ले रहा था। मगर इन दोनों से बेखबर माया और उसका बूढ़ा बाप इन दोनों को ऐसी ललचाई भरी नज़रों से देख रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा हो। बहुत भयानक रात है, बारिश नहीं रुकने वाली। मैं चाहता हूँ तुम दोनों आज की रात हमारे इस कुटिया में गुजारो। किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, खाकर सो जाना, सुबह उठकर चले जाना। शेखर को जैसे मनचाही मुराद मिल गई, क्योंकि वो काफ़ी टेढ़ी नज़रों से माया की तरफ देख रहा था। उसकी खूबसूरती इसके मन के ऊपर असर कर गई थी। इसके विपरीत राम सिंह किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ था।
क्या हुआ इन दोनों के साथ? क्यों माया और उसका बूढ़ा बाप इन दोनों को ललचाई नज़रों से देख रहे थे? आखिर राम सिंह किस सोच में डूबा हुआ था? माया और उसके बूढ़े बाप के ललचाई नज़रों के क्या राज थे, ये जानने के लिए देखें मायाविनी का तीसरा एपिसोड। राम सिंह और शेखर पहाड़ों में तूफानी बारिश में फंस जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक ऐसी लड़की दिखती है जिसका शरीर तो किसी लड़की का है मगर हाथ जानवर के। वो रास्ता बदलकर आगे जाने की सोचते हैं, लेकिन दूसरे रास्ते के पुल के ऊपर भी पानी बह रहा होता है। थक हार कर उन्हें कुछ दूर पर एक कुटिया में शरण लेनी पड़ती है, जिसमें माया नाम की एक लड़की और उसका बूढ़ा बाप रहते थे, और उनकी गतिविधियां भी काफ़ी संदिग्ध दिखती हैं। आगे रात काफ़ी भयानक हो चुकी थी। काफ़ी दूर से उल्लू और सियार के रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं, जो वातावरण को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। अजीब माहौल था कमरे का। शेखर और राम सिंह पीने में लगे थे। बूढ़ा कुछ दूरी पर बैठकर इन दोनों को अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। माया खिसक कर शेखर के करीब आ गई थी। शेखर को तो मानो जैसे मनमानी मुराद मिल गई हो। वो कुछ ज़्यादा ही पीने में व्यस्त था। राम सिंह कुछ सोच में डूबा हुआ था। वो रह कर माया और उसके बूढ़े बाप की हर एक हरकतों को देख रहा था और कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, ये ज़रूर था कि भूख लगने के कारण और ठंड की वजह से वो भी बीच बीच में चिकन के टुकड़े खा लेता था और शराब की घूंट पी लेता था। थोड़ी देर में बूढ़े ने बोला, माया, बेटी माया, मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था करो, व्यवस्था करो। नहीं बाबा, इसकी क्या ज़रूरत है? शेखर बोला। हमारे पाहुन हो, पाहुन हो। शेखर के मन में लड्डू फूट रहे थे। ये भयानक शाम इतनी रंगीन हो जाएगी उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो वो बारिश में फंसा हुआ था और कहाँ इस कमरे में इतने अच्छे अच्छे पकवान मिल रहे हैं, साथ में लड़की भी है। ये सोचकर शेखर तो खुश था। राम सिंह सोच में था। माया अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब माया बाहर आई तो एक बड़े से ट्रे में उसने बहुत ढेर सारा खाना लिया हुआ था। चिकन बिरयानी, पुलाव, मटन, रोटियां। ये सब देखकर शेखर तो खुश हुआ, लेकिन राम सिंह सोचने लगा, ये दोनों तो हमारे सामने हैं, इतना जल्दी ये खाना कहाँ से लेके आ गई? बहरहाल जो भी हो, जो होगा देखा जाएगा। भूख तो लगी ही थी। राम सिंह ने भी खाना निकाला और दोनों खाने लगे। माया ने उन दोनों को परोस परोस कर खाना खिलाया। राम सिंह ने बोला, बाबा आप भी आइए। नहीं नहीं, तुम खाओ, तुम खाओ। जैसी आपकी इच्छा। राम सिंह और शेखर खाना खाने लगे। पेट भर खाने के बाद से दोनों कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे ताकि समय व्यतीत हो। इसी बीच में शेखर को धीरे धीरे नशा छाने लगा। पीता तो शेखर हमेशा से था, लेकिन आज के दिन उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और उसकी वजह से उसे अपने ऊपर काबू करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे उसकी पलकें भी बोझिल होती जा रही थीं। राम सिंह ने शेखर को इशारा किया, आप सो जाओ। शेखर ने सहमति जताई और वहीं पास के पड़े बेड पर सोने के लिए जाने लगा। सोने से पहले शेखर ने अपने बोझिल पलकों से देखा कि माया राम सिंह को लेकर अंदर वाले कमरे में जा रही है।
वो कुछ देर तक देखा, उसके बाद उसे अचानक नींद आ गई और वो बिस्तर में सो गया। रात के तीसरे पहर शेखर की आंख अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनकर खुल गई। जैसे कोई जानवर अपने शिकार का खून पी रहा हो। आँख खुलते उसने देखा कि माया उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, चेहरे पे खून लगा हुआ था और उसके पंजे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रास्ते में इन लोगों ने उस लड़की के देखे थे। उसने अपने बलिष्ठ हाथों से शेखर को दबोच लिया और इसके ऊपर झुकने लगी। उसके बड़े बड़े दांतों को देखने के बाद नशे की हालत में भी शेखर की हालत ख़राब होने लगी। इससे पहले कि माया अपने दांतों को शेखर के गले पे गड़ाती, पीछे से राम सिंह आ गया और उसे खींचते हुए बोलने लगा, हट हट, दूर हट, मेरे मालिक हैं, इन्हें छूना भी मत, हट, चल हट यहाँ से। राम सिंह उसे खींचते हुए अंदर के कमरे की तरफ ले गया। उन्हें अंदर जाता हुआ देखते हुए शेखर फिर सो गया, क्योंकि उसके ऊपर नशा अभी भी काफ़ी हावी था। इसके बाद क्या हुआ शेखर को कुछ पता नहीं चला। उसकी आंख सीधे सुबह खुली। सुबह बारिश रुक चुकी थी। कमरे के अंदर कोई नहीं था। कमरा अंदर से एक अजीब सी सीलन की बदबू से भरा हुआ था। न सोफे दिखाई दे रहे थे, न पेंटिंग दिखाई दे रही थी, न बेड। खुद शेखर ज़मीन पर सोया हुआ था और अंदर से टूटी हुई झोपड़े की तरह वो पूरा का पूरा घर लग रहा था। अवाक नज़रों से सब कुछ देखते हुए शेखर बाहर निकला तो उसने देखा कि राम सिंह काफ़ी पहले जग चुका था और नदी के पानी को भी उतरे हुए काफ़ी समय हो चुका था। वो नदी के किनारे पे जीप को ले जा कर के उसमें लगे हुए सारे कीचड़ और गंदगी को साफ कर चुका था। जैसे उसने पीछे शेखर को आते हुए देखा, मुस्कुराते हुए बोला, आइए, नींद खुल गई आपकी? क्या है शेखर ये सब? कहाँ गए वो दोनों? और अंदर बदबू कैसी? न पेंटिंग दिखाई दे रही है, न सोफ़े, न बेड, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लग रहा है जैसे ये वो कमरा नहीं है जहाँ हम लोग रात को सोए थे। शेखर बोला। राम सिंह मुस्कुराया। उसने कहा, छोड़िए इस बातों को। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द था। शेखर ने महसूस किया इस बात को। एक बात और शेखर ने महसूस किया कि राम सिंह शरीर से काफ़ी बलिष्ठ था। उसके कंधे ताकतवर थे, लेकिन उस समय राम सिंह देखने में काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें भी पीली जैसी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर से उसका खून निचोड़ लिया हो। इतना सब कुछ देखने के बाद शेखर एक बात तो समझ चुका था कि रात ये बहुत बड़ी दुर्घटनाओं से होकर गुजरे हैं और रात को जो लड़की माया थी और जो बूढ़ा था वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि ये खून पीने वाले हैवान थे, क्योंकि उन्होंने शेखर पर भी रात को अटैक किया था। खैर, भगवान का शुक्र है कि हम दोनों बच गए, कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। उसने हाथ उठाकर ऊपर भगवान को धन्यवाद दिया और फिर राम सिंह को बोला, चलो निकलते हैं। राम सिंह जीप तैयार कर चुका था। दोनों बैठे और वापस हल्द्वानी चले आए। अपने स्टोर पर वापस आने के बाद राम सिंह ने बोला शेखर से, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहता हूं, मुझे छुट्टी चाहिए। शेखर इस बात को जानता था कि राम सिंह बहुत कम ही छुट्टी लेता है और वो पिछली घटना से भी एक बात समझ चुका था कि इसके दिमाग पे काफ़ी असर पड़ा है। शरीर से भी वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था, शायद तबीयत ख़राब हो गई हो। ऐसा सोचने के बाद शेखर ने राम सिंह को गांव जाने की इजाज़त दे दी। राम सिंह अपने गांव वापस चला गया। इस घटना को गुजरे हुए कई महीने हो गए, लेकिन फिर वापस राम सिंह कभी नहीं आया। शेखर नहीं समझ पा रहा था कि न उसकी कोई खबर आ रही है और न ही वो वापस आ रहा है।
क्या बात है। ऐसे कुछ दिन बीत गए कि अचानक एक दिन उसने राम सिंह को अपने स्टोर की तरफ आते हुए देखा। उसे आता देख शेखर बहुत खुश हुआ। राम सिंह नज़दीक आया, उसने शेखर को सलाम किया। उस दिन दोनों दोस्त मिल कर के बातें किए। रात को उन लोगों ने खाना खाया पिया और काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। सुबह राम सिंह फिर से ये कह के चला गया कि वो जल्द ही आपसे मिलेगा, और उसके बाद राम सिंह दोबारा कभी पलट कर वापस नहीं आया। शेखर ये जानने के लिए कि क्या बात है, एक तो इतने महीनों के बाद राम सिंह वापस आया, सिर्फ एक रात मेरे साथ रहा, सुबह फिर चला गया और उसके बाद फिर पलट के वापस नहीं आया। वो उसके गांव गया। उसके घर पहुंचते ही शेखर को जो बात पता चली, इससे उसका दिमाग पूरी तरह हिल गया। दरअसल राम सिंह उसी दिन मर गया था जिस दिन वो वापस गया था। चूँकि वो शेखर से बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत इज्जत करता था, इसीलिए उससे मिलने की उसके अंदर एक बहुत ही तीव्र इच्छा थी, और इसी इच्छा की वजह से राम सिंह की आत्मा शेखर से मिलने गई थी। उसने शेखर को बचाने के लिए माया और उसके बूढ़े बाप को खुद को सौंप दिया था और अपनी जान दे दी थी। कहते हैं आज भी उन जंगलों में यदि भयानक तूफ़ानी रात में कोई व्यक्ति फंस जाए तो माया और उसका बूढ़ा बाप आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं।